जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? तारीख है 29 जनवरी 2026 आज के करंट अफेयर के बहाने हम कुछ जीएस का भी जीके का भी अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित के पजानिवेल किस मार्शल आर्ट शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं और किस केंद्र शासित प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये मार्शल जो आर्ट है वो है आपकी सिलम्बम, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। लेकिन तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश अगर जरा सा भी आप चूकेंगे तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर नॉलेज तो आपको है लेकिन आपको सही आंसर टिक करना पड़ेगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी और सिलम्बम। अब सिलम्बम की अगर हम बात करें तो ये सिलम्बम कलाकार हैं, तो ये पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसके संरक्षण के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। प्राचीन मार्शल आर्ट है, तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई। संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश काल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस प्रतिबंध के कारण ये जानी जाती है। ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित रही, लेकिन तब भी इसको बचा के रखना एक बड़ी बात थी। और इसमें मुख्य हथियार के रूप में बांस की छड़ी का उपयोग किया जाता है और इसे सिलम्बट्टम के नाम से जाना जाता है। तो जो छड़ी होती है, अगर छड़ी पूछी जाएगी तो छड़ी होती है सिलम्बट्टम। और पनाजी वेल को 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक इसी तरीके से अगर हम कलारी पयट्टू की बात करें तो कलारी पयट्टू हमारा केरल का मार्शल आर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थांगता की बात करें तो थांगता मणिपुर का है। थांगता ये कहाँ का है? ये आपके मणिपुर का है। और ठीक इसी तरीके से गतका, गतका की बात करें तो गतका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। बात समझ में आई? तो ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित भी थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तमिल संगम काल से भी इसका संबंध माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2025 में क्रमशः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया? तो 6 सर्वोत्तम और 6 उत्तम, टोटल जो चयन किया गया है वो 12, मतलब इसमें, लेकिन 6 6 दोनों हो जाएगा। और कुल 30 पुरस्कार विजेता रहे हैं, जिनमें 6 को सर्वोत्तम और 6 को उत्तम दिया गया है। बाकी 18 को दिया गया है जीवन रक्षक पदक। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। डूबने, आग लगने या खान बचाओ जैसे मानवीय कार्यों में जीवन बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मरणोपरांत भी ये दिया जा सकता है और इसे संबंधित राज्य सरकारों या मंत्रालयों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि सैन्य वीरता पुरस्कार ये नहीं है, ठीक है? ये शांतिकालीन नागरिक पुरस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आग, बाढ़, दुर्घटना, डूबने से बचाने पर दिया जाता है। सैन्य वीरता पुरस्कार जैसे अशोक चक्र होता है उससे ये बिल्कुल अलग है। 26 जनवरी को नागालैंड के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है वो नागालैंड जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कोहिमा में है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये कहाँ पर है, कोहिमा में। तो वहाँ पर ये शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री वहाँ के हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने इसको शुरू किया है, वहाँ पर उद्घाटन किया है। और ये रिमोट पायलट प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, ड्रोन मरम्मत और डेटा मैपिंग प्रशिक्षण ये प्रदान करेगा। 50 प्रशिक्षकों के पहले बैच को नागालैंड कौशल और उद्यमिता विकास मिशन के द्वारा प्रायोजित यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। अब ये ड्रोन का जो उपयोग किया जाता है बहुत सारे कामों में किया जाता है, कृषि में भी किया जाता है, आपदा में किया जाता है, सर्वेक्षण में भी किया जाता है। और जो डीजीसीए की बात आ रही है, डीजीसीए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीजीसीए क्या है, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिविल एविएशन, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इधर देखिए दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यूसीसी डे, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का 1 वर्ष अभी पूरा हो गया। तो किस तारीख को ये मनाया गया? तो ये 27 जनवरी 27 था जनवरी को ये मनाया गया है। और यूसीसी का आधार क्या है? आर्टिकल 44। आर्टिकल क्या है? 44 डीपीएसपी में आता है ये आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के बारे में आप ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो यही आधार है।
1 साल पूरे हो गए हैं यूके को लागू किए। एक सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले समान सिविल संहिता कहाँ पर लागू, तो वो गोवा में, लेकिन गोवा में लागू नहीं की गई। गोवा में जो समान सिविल संहिता है वो उनको पुश्तैनी मिली, पुर्तगाल से मिली। पुर्तगाल का वहाँ पे जो शासन पद्धति है इसी कारण से वहाँ पे मिली। लेकिन स्टेट पहला होगा कौन? उत्तराखंड, ये ध्यान रखना है। तो यूसीसी विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, लेकिन पहले लागू कहाँ है? तो वो गोवा में। ये कानून लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण का भी प्रावधान करता है और अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। और लागू होने के 1 वर्ष के भीतर 47 लाख से अधिक विवाहों का पंजीकरण इस कानून के तहत हो चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोवा में पहले जो लागू है वो पुर्तगीज हैं, तो पुर्तगालियों के कारण जो पुर्तगाली सिविल कोड है इस कारण से गोवा में वहां पर लागू है। और अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है, एसटी को छूट दी गई है। अगर ये स्टेटमेंट आपको दिया जाता है तो याद रखना है। आर्टिकल 44 ये क्या है? डीपीएसपी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत होती है, ये भी ध्यान रखना है। और यूसीसी डे जो ये मना रहा है, यूसीसी डे यूके मना रहा है उत्तराखंड, तो ये 27 जनवरी, ये तिथि आपसे सुमेलित करने में पूछी जा सकती है। नई दिल्ली में हाल ही में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के दौरान व्यापार, सुरक्षा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले कितने विशिष्ट समझौतों को अंतिम रूप दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ये 7 समझौते हैं, 7 समझौते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 समझौते। और माल के व्यापार के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ है। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 136 बिलियन डॉलर का है, 136 बिलियन डॉलर का है। और सभी समझौतों की जननी इसको कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट कहा जा रहा है। 27 देश अगर आपसे पूछा जाए कि ईयू में कितने देश हैं, यूरोपियन यूनियन में, तो ये 27 देशों का समूह है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है ये, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन भारत की जो नेट जीरो स्ट्रेटजी है, नेट जीरो स्ट्रेटजी जो है, तो नेट जीरो स्ट्रेटजी मैंने कल आपसे बताया था, तो उसका ये हिस्सा है, ठीक है। और ईयू का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? ये ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये ब्रुसेल्स में है, ये ध्यान रखना है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर पड़ता है? ये बेल्जियम में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। सिक्किम अपने पुलिस बल के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान, प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का राज्य बना, तो ये 15वां राज्य बना है। कितने क्रम का राज्य बना है? 15वां। राष्ट्रपति का निशान भी इसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट्स कलर यानी राष्ट्रपति का निशान इसको बोला जाता है। वर्दी की दाई बाजू पर, अगर आपसे कहा जाए किधर, तो राइट हैंड पर इसको लगाया जाता है, प्रेसिडेंट कलर, तो ये इसने प्राप्त किया है। पूर्वोत्तर का ये तीसरा राज्य है राष्ट्रपति का निशान। और भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र बल इकाई थी। अब अभी सिक्किम पुलिस बल को ये दिया गया है, सिक्किम पुलिस बल को। और ये सम्मान पुलिस बल की असाधारण सेवा, वीरता और अनुशासन की पहचान के रूप में दिया जाता है। तो इसको किधर? वर्दी की बाईं बाजू पर, वर्दी की बाईं बाजू पर इसको लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला सम्मान भारतीय नौसेना को मिला। सम्मान देता कौन है अगर आपसे कहा जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है इसको। कौन देता है इसको? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अनुशासन, सेवा और वीरता के लिए इसको दिया जाता है। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस दिग्गज संगीतकार को पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले इलैया राजा को। किसको दिया गया है? इलैया राजा को। भारतीय संगीतकार हैं ये। और इलैया राजा का नाम आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, छत्रपति संभाजी नगर में ये पद्म पाणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और अजंता गुफा संख्या 1 में स्थित बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग के नाम पर पद्म पाणि पुरस्कार का नाम रखा गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के इसी जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सांस्कृतिक विभाग के द्वारा
इसको दिया जाता है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर इनको साइट एस के तौर, साइट मतलब यहाँ पे एस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण एस्मा के बीच में हालिया समझौता ज्ञापन किस विशिष्ट संस्थाओं के संदर्भ में सहयोग पर केंद्रित है? तो किस पर ये केंद्रित है? तो ये सेंट्रल काउंटर पार्टीज को लेकर ये हुआ है, केंद्रीय प्रतिपक्ष को लेकर हुआ है, सेंट्रल काउंटर पार्टीज को लेकर ये हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो ये सीसीपी है, अगर आपसे कहा जाए, यानी कि ये जो समझौता हुआ है सेंट्रल काउंटर पार्टी सीसीपी, तो सीसीपी क्या करता है? ये जोखिम को कम करने का काम करता है ना। ये क्या करता है? सूचनाओं के आदान प्रदान और सहयोग के लिए एक रूपरेखा बन जाती है, तो जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है ना। अब भारत में जैसे ये CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, को यूरोपीय नियमों के तहत मान्यता के लिए फिर से आवेदन करने का एक मार्ग ये प्रशस्त करेगा, है ना। तो भारत का अगर सीसीपी कहा जाए तो ये CCIL है, भारत का प्रमुख सीसीपी यही है। और एस्मा यूरोपीय संघ का वित्तीय बाजार नियामक है। इसके साथ आरबीआई का 2 वर्षों से ऑडिट अधिकारों को लेकर अभी विवाद चल रहा था। तो ये जो समझौता है, ये संप्रभुता संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए भारतीय सीसीपीज को यूरोपीय बाजार में परिचालन की अनुमति देने का काम करता है। जो भारतीय सीसीपीज है ये वहां पर अनुमति पा जाएंगे। हाल ही में किस कार्यक्रम में भारत और कनाडा ने ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए और अपने मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद को पुनर्जीवित करने का काम किया? बताइए। तो कहां पर? ये इंडिया एनर्जी वीक 26, इंडिया एनर्जी वीक 26 कहां पर? गोवा में हुआ, गोवा में। और यहीं पर भारत और कनाडा ने ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान जारी करते हुए हस्ताक्षर किए हैं। अब आप देखेंगे तो भारत और कनाडा ने जो ये मंत्री स्तरीय संवाद को फिर से शुरू किया है, पिछले कुछ समयों से ये खराब चल रहा था। तो हरदीप सिंह पुरी इधर के और टिमोथी हाजसन ये उधर के जो शामिल थे, जून 2025 के G7 शिखर सम्मेलन के निर्देशों का ये पालन करता है, ये जो अभी हस्ताक्षर हुआ है। और भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक देश है। और कनाडा में आप जानते हैं कि LNG और तेल ये दोनों हैं। और ये सहयोग ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन पाइपलाइन के माध्यम से कनाडाई कच्चे तेल के एशिया में निर्यात और हरित हाइड्रोजन पर केंद्रित है। तो LNG आयातक के तौर पर 4th पोजीशन है। LNG लिक्विड नेचुरल गैस के ये इंपोर्ट करने के क्षेत्र में आप देखेंगे इंडिया की रैंक में आपको बता रहा हूँ, इंडिया। और 3rd जो है ये सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, ऑयल कंज्यूमर है ये इंडिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कनाडा के पास क्योंकि विशाल तेल भंडार है, भारत 2040 तक लगभग दोगुनी आवश्यकता होगी, भारत को लगभग दोगुनी ऊर्जा जरूरतें होंगी। तो ऐसे में जहां भंडार है उनसे तो आपको बना के रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? संबंध तो ऐसे ही चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी, आजकल सबसे बड़ा खतरा क्या है? डेटा का। तो लोगों को यूरोप परिषद द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है? डेटा सुरक्षा संधि, दुनिया की पहली डेटा सुरक्षा संधि, ये कन्वेंशन 108, ये ध्यान रखिएगा, कन्वेंशन 108, तो इसी की याद दिलाता है। भारत का कानून DPDP एक्ट 2023 है, DPDP एक्ट इसको बोलते हैं, 2023 में ये बनाया गया है। ठीक है, तो 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस है। नियम DPDP रूल्स 2025 में बना है और भारत दुनिया की 3rd सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन 108 के हस्ताक्षर की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो डेटा संरक्षण पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। पहली डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम 2023 को भारत ने लागू किया है और 25 में नियम इसके बनाए, जो नियम बनाए हैं, रूल्स जो बने हैं वो 25 में। बजट 2025-26 में साइबर सुरक्षा के लिए 782 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो डेटा सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था होने के कारण आप समझ सकते हैं भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2025 सितंबर तक 101 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहक भारत के पास। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत को देखा जा रहा है, तो ऐसे में कानून भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 782 करोड़ रुपए आवंटित किए गए साइबर सुरक्षा के लिए। आप सोच के देखिए भारत में। तो ये रहा आज का करंट अफेयर, जिसके बहाने हमने कुछ आपके जीके के सवालों को भी देखा है। आप कंटिन्यू इसको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम चल रहे हैं उनको आप देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। शुभ रात्रि।